जम्मू कश्मीर में शांति हो चुकी है। पर्यटक वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ यह भी जानकारी मिल रही थी कि फिल्मों की शूटिंग वहां पर शुरू होगी। हाल ही में कई फिल्मों की शूटिंग वहां पर हुई है, लेकिन एक बार फिर से आतंकियों ने कश्मीर को दहलाने की कोशिश की है। देखिए, आपने जिस नॉर्मलसी का ज़िक्र किया, मैं खुद जेएनके में करीब 12 मैं 9th को यहाँ पर पहुँची थी, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने काफ़ी लंबा दौर देखा जम्मू कश्मीर में, मतलब 2 हफ़्ते से ज़्यादा का वक़्त मैंने देखा, जहाँ मैं बॉर्डर विलेजेस में गई हूँ और मैंने लोगों से बात की है। वहाँ पर जो बदलाव आया, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में रिपोर्ट किया है मेरे इंडिपेंडेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पर। तो नॉर्मलसी को लेकर मैं वापस लौटूँगी इस पॉइंट पर, लेकिन क्योंकि हम एक बड़े हमले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए समझना ज़रूरी है कि जिस हमले की हम बात कर रहे हैं, उसमें 27 जान जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो ये जो सोर्सेज़ अदिति, बेस्ड संख्या बढ़ इन्फॉर्मेशन गई आई है, है अब कि यह संख्या 28 हो चुकी है। जी। जी, उसमें एक क्रिटिकली वुंडेड हैं। हम्म। उनको लेकर मेरे पास अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन 27 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, 1 क्रिटिकली वुंडेड है, इसके अलावा 11 लोग हैं जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हम्म। आपको ये समझना होगा कि ये बहुत बड़ा आतंकी हमला है इस लिहाज से कि 28 लोगों को उनका रिलीजन देखकर मारा जाता है। इसके 4 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें मैं मुल्ला मुनीर कहती हूँ क्योंकि वो खुद को हाफिज़ कुरान कहते हैं, और वो ये कहते हुए देखे और सुने जाते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान वजूद में क्यों आया, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। बीते अरसों में हमने बार-बार ये सुना है कि पाकिस्तान जो है भारत में हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहता है, उसकी दंगे की साजिश रहती है। ये खबर हमने बार-बार सुनी है। अब आप कुल मिलाकर अगर इस पूरी तस्वीर को देखेंगे तो आप भूले नहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और उनकी फैमिली जो है वो भारत में है। तो एक कोशिश जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें अपने लिए स्पेस बनाने की है। दूसरी बात को आप समझे, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर हैं, जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है। पाकिस्तान कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इस बात को आप समझिए, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भर नहीं है। इससे पहले भी जब अमेरिकी जो हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो जब ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान, पहले भी इस तरह की साजिशें करता रहा है कि वो किसी तरह से कश्मीर में कुछ ना कुछ आतंकी वारदात को अंजाम दे। तो पहला तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि जेडी वांस का भारत में होना, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी फैमिली का भारत में होना, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर मोदी का सऊदी अरबिया के दौरे पर होना। प्रिंस बिन सलमान के न्योते पर वो गए हैं सऊदी, और उसके बाद इस बड़े हमले को अंजाम दिया जाना, 27 लोगों की जान चले जाना, एक का क्रिटिकली वुंडेड होना, ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी है, ये बहुत बड़ा हमला है। भूले नहीं, सिविलियंस पर किया गया हमला है, ये निहत्थे लोगों पर किया गया हमला है, ये निर्दोष लोगों पर किया गया हमला है, ये धर्म देखकर किया गया हमला है। यहाँ पर हम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की बात नहीं कर रहे हैं। और किन लोगों पर हमला है? जो कश्मीर की इकोनॉमी को चलाते हैं। कश्मीर ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट देखे हैं बीते सालों में, और कश्मीर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था जहां तक टूरिज्म का सवाल था। ये उन निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है, ये पेट पर लात मारी गई है जो कश्मीरी है, एक आम कश्मीरी के पेट पर लात मारी गई है। भारत में तो अमन शांति की बात पाकिस्तान को बाद में समझ में आएगी, पहले तो कश्मीरी को यह समझ आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी नापाक करतूतों से उसके पेट पर लात मार दी। अब दूसरी बात आपको यहां पर समझनी है कि ये कोई पहली कोशिश नहीं की है पाकिस्तान ने। आप याद करें, जब प्रधानमंत्री की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही थी तो रियासी में एक हमला हुआ था। मैं उसके बाद भी कश्मीर गई थी, और मुझे याद है, जो मेरी अधिकारियों से बात हुई थी, जो मेरे सोर्सेस थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि उस समय भी पाकिस्तान की साजिश एक बड़े हमले को अंजाम देने की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में, नापाक मंसूबों में तब कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि जो बस का ड्राइवर था उसने बस को खाई में गिरा दिया था, और लोगों को, बाकायदा लोग छिप गए थे। टेररिस्ट ने बस पर फायर किया था, लेकिन वो हाई कैजुअलिटी, तब भी 9 लोगों की जान गई थी। एक मासूम बच्चे की तस्वीर आई थी, वो पूरे भारत की तस्वीर बन गई थी कि आप इतने इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं कि एक बच्चे को इस तरह से मार दें। तब भी एक तस्वीर आई थी, और आज भी एक तस्वीर आई है जिसमें एक न्यूली मैरिड कपल है, एक महिला है, उसने हाथ में चूड़ा पहना हुआ है और वो अपनी पति की डेड बॉडी पर बैठकर शोक मना रही है। तो ये पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के बारे में तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो एस्केलेशन लैडर को बहुत ध्यान से देखकर चलता है। स्पेशली जो पुलवामा का हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने जो उसे सबक सिखाया था, उसके बाद से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी अगर आप देखें पिछले 6 सालों में, तो उसने एस्केलेशन लैडर जो है उसे मैनेज किया। उसने हमले तो किए छोटे-छोटे, लेकिन कभी एक थ्रेशोल्ड को पार नहीं किया, क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि भारत उसके बाद चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल भारत को ही एड्रेस करना है। ये जो 27 निर्दोष लोग मारे गए हैं, ये जो भारतीय मारे गए हैं, ये जो धर्म देखकर लोग मारे गए हैं कि वो हिंदू हैं,
क्या रिस्पॉन्ड अदिति, करेगा भारत? यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, आपने जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में है, जेडी वेंस भारत में है और भारत में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और आतंकवाद स्वाभाविक तौर पर जब भी भारत और अमेरिका की मुलाकात होगी तो आतंकवाद एक विषय है जिस पर चर्चा होगी, वो भी खासकर पाकिस्तान का आतंकवाद। लेकिन पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरीके से भारत के खिलाफ संकेत आ रहे हैं, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष खुद कई बार बैठकें कर चुके हैं, वहां की आईएसआई बैठकें कर चुकी है, मुलाकात कर चुकी है, भारत के तमाम सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया जा रहा है और ऐसे में कश्मीर में हमला कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, अगर सैन्य क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है, लेकिन इस तरह के आतंकवादी हमले करके हमेशा वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और हाल के दिनों में कश्मीर में जिस तरीके से घुसपैठ की खबरें आ रही थी, तमाम आईडी वहां पर मिल रहे थे, वो आईडी को पकड़ा गया था, नष्ट किया जा रहा था, उससे लग रहा था कि पाकिस्तान अगर ये घुसपैठ करा रहा है तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। एक और बात यहाँ पर आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए, हम विंटर से समर में आ रहे हैं, तो विंटर के दौरान घुसपैठ जो है वो कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगती है, ये घुसपैठ जो है ये ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर एक और बात का जिक्र मैं करना चाहती हूँ, थोड़ा सा और पृष्ठभूमि में लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज लाइक सेकंड होम टू मी। तो हमने ये देखा है बीते सालों में, जम्मू जो है वो बैटलफील्ड बना टेररिस्ट की। आप देखें तो कश्मीर मोर और लेस शांत रहा था। आप पुलवामा के बाद अगर कश्मीर में पूरे रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो अटैक्स हुए, लेकिन पुलवामा के बाद कोई बड़ा हमला कश्मीर ने नहीं देखा। हमने हमले कहां देखे? हमने हमले देखे जम्मू में। जम्मू में आप देखें, रियासी में अटैक हुआ था। जम्मू में दरअसल आपको याद होगा जब आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्टिव हुई तो एक यूनिट थी जिसको यहां से भेजा गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी जो चाइना के साथ सीमा लगती है गलवान के बाद, वहां पाकिस्तान ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी, जिसके बारे में तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स, इसमें कोई मैं बड़ा खुलासा नहीं कर रही, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पाकिस्तान इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और उसे एक और बात, पाकिस्तान के एजेंडा में एक बात हमेशा से रही है कि उसे हिंदू मुस्लिम फसाद कराना है। कश्मीर में वो गुंजाइश नहीं है, कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद उसे वो गुंजाइश दिखाई देती है जम्मू में, जहां पर एक सब्सटेंशियल प्रेजेंस है हिंदुओं की और वो उन हिंदुओं को टेरराइज करना चाहता है। अब सीधी सी बात है, जम्मू में उनके लिए ग्राउंड सपोर्ट नहीं। अब जम्मू में जब मैं थी, आपको याद होगा, मैं आपको 3 अटैक याद दिलाती हूँ, आप याद करें, 23 मार्च का दिन याद करें, जब ये सानियाल गांव था और भारत के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, इन्होंने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया था, वहां से टेररिस्ट भागने में कामयाब हो गए थे। फिर 27 मार्च पर आ जाइए, 4 दिन बाद सुफियान नाम का गांव है कठुआ में क्योंकि जो टेररिस्ट है इनकी साइटिंग की बात की जाती है, सुफियान नाम का ये गांव है। जब मैं पहले कह रही हूँ सानियाल इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब आता है, सुफियान जो है वो कठुआ में आता है और वहां पर आपको याद होगा 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे उनकी शहादत हुई थी 27 मार्च की तारीख को। तब भारतीय फोर्सेस ने 2 टेररिस्ट का भी खात्मा किया था। इन्हें दोबारा साइट किया जाता है, वहां पे पंज तीर्थ है, वहां पर इन्हें दोबारा से देखा जाता है 3 टेररिस्ट को, लेकिन ये वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा आपको छतरू याद होगा, जहां पर भारतीय फौज के कैप्टन ने शहादत दी थी पिछले साल, आपको याद होगा, उनके पिता ने बहुत इमोशनल विदाई उन्हें दी थी, जिनका बदला इस साल आकर पूरा हुआ, अभी करीब 10 दिन पहले, जब छतरू में आतंकियों का खात्मा किया हमारे फोर्सेस ने। तो आप इस बात को समझिए कि ये जंगल में जाकर छिप रहे हैं। जंगल में मैं खुद गई हूं, मैं खुद उन जंगलों में गई हूं और यकीन मानिए इतना आसान नहीं होता है जंगल में इस तरह के ऑपरेशंस चलाना। दूसरा, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट के हाथ में एक बड़ा हथियार लगा है वो है M4 जो है वो अमेरिका का ऑटोमेटेड वेपन है। ये कहा जाता है जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्सेस ने विड्रॉल किया तो ये वेपन वहां पर रहा। आप इस वेपन को समझिए, बहुत ही एडवांस वेपन है, इसमें बाइनोक्यूलर्स हैं, इसमें थर्मल इमेजिंग है। आप इस बात को समझिए, आपके फोर्सेस कितने वेल इक्विप्ड हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। आप उनके मॉडर्नाइजेशन की बात लगातार करते हैं, लेकिन टेररिस्ट के पास अगर M4 है तो आप इस बात को मानकर चलिए उनके पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है जिसको आपको न्यूट्रलाइज करना है। आप आइसोलेशन में किसी चीज को मत देखिए। आपके दर्शकों से मैं यही कहना चाहती हूँ, कश्मीर में एक लंबे अरसे तक अटैक नहीं हुआ, कश्मीर में एक शांति आई। मैं खुद अभी, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले मुझसे बात की थी नॉर्मलसी की, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं हर बॉर्डर विलेज में गई, गुरेज वैली से लेकर तंगधार सेक्टर में
तंगधार जो कि नार्को टेररिज्म के लिए बहुत एक्टिव रहा है, कुपवाड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जब लोग खौफ खाया करते थे, और ये बहुत बड़ा बॉर्डर जो है ये शेयर करता है, लो सी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। आप अगर तंगधार में जाएंगे और वहां पर आप तीतवाल चले जाएंगे जहां मां शारदा का मंदिर है, जो कि कभी एक जमाने में बेस कैंप हुआ करता था। जब आप शारदा पीठ जाते हैं जो कि पीओजेके में है, जो कि इस समय बहुत ही खंडर की हालत में है, उसके लिए बेस कैंप जो शारदा मंदिर का काम करता था, उस शारदा मंदिर को आप देखेंगे, वहां से आपको पीओजेके दिखाई देगा। आप पीओजेके को एकदम सामने देख सकते हैं। बीच में जो सेपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो कृष्ण गंगा रिवर है उसका सेपरेशन है। तो आप इस बात को समझिए कि आप ये तमाम geographically पृष्ठभूमि बहुत का सारी- जिक्र आपने किया अदिति, निश्चित तौर पर, लेकिन भारत के हर नागरिक का इस वक्त खून खौल रहा है, क्योंकि निहत्थे, जैसे कि आपने बताया कि नाम पूछ पूछ कर लोगों पर हमला किया गया है, निहत्थे लोगों पर हमला किया गया है। वो लोग जो कश्मीर की फिजा को समझना चाहते थे, कश्मीर के मौसम को जानना चाहते थे, घाटी को महसूस करना चाहते थे, उन लोगों पर हमला किया गया है। भारत के हर नागरिक का इस वक्त खून खौल रहा है और भारत बदला लेने के लिए आतुर है। क्या भारत इसका जवाब देगा? किस तरीके से जवाब देगा? देखिए, वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस डिसाइड करेंगे, वो काम मेरा नहीं है। लेकिन मैंने जितना अपने देश की सरकार को जाना है और जितना मैंने अपने फोर्सेस को जाना है, यकीन मानिए अगर हमारा खून खौल रहा है तो इस समय उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी है, एक एक जान को प्रोटेक्ट करने की उनकी जिम्मेदारी है। इसे आप एक हमला भर मत मानिए, ये भारत पर हमला है। ये भारत को खुली चुनौती है कि हम आकर मारेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। इसीलिए मैं कह रही हूं ये बहुत बड़ा अटैक है, और जो रिस्पॉन्स इंडिया का होगा इसके ऊपर, मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रही हूं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगेगा ये वॉर मॉन्गरिंग है। जी नहीं, ये कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। वहां मरने वाला मैं भी हो सकती हूँ, वहां मरने वाला कोई भी हो सकता है। वहां लोग एक खुली फिजा में आए हैं, वहां लोग घूमने आए हैं। उनका पाकिस्तान और टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ घूमने के लिए आए हैं। वो वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं। आप ऐसे लोगों को चुनकर मारते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनकी शिनाख्त पूछते हैं, और उसके बाद आप उन्हें मारते हैं। ये भारत को तय करना है कि ये जो एक अरसे बाद, मैं कहूंगी रियासी से पाकिस्तान ने कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ड्राइवर बहुत समझदार था, लोकल था, और उसने बस को कुदा दिया था खाई के अंदर, वो एक ऐसी चीज थी जो पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने ये खुली चुनौती दी है भारत को, भारत के फोर्सेस को, और हमारे फोर्सेस का रिस्पांस ये तय करेगा कि हम भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये भारत सरकार तय करेगी कि हम भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे लिए हमारी इन 27 जानों की कीमत क्या है, हमने पुलवामा में देखा है, हमने इससे पहले उरी हमले के बाद भी देखा है कि भारत ने ये दिखाया है कि भारत को अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, जो कि प्राइम मिनिस्टर की बहुत फेमस लाइन है। क्या भारत एक बार फिर से ये करके दिखाएगा? मुझे सिर्फ ये देखना है, मुझे देखना है कि भारत सरकार के लिए, भारत के फोर्सेस के लिए 27 निर्दोष लोगों की जान की कीमत क्या है। और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान के जनरल मुल्ला मुनीर, कहती हूं मैं उन्हें, हाफिज कुरान खुद को कहते हैं, वो 5 दिन पहले वो पढ़ा रहे थे कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। उन्हें सबक सिखाने का वक्त है, उन्हें याद दिलाने का वक्त है कि जिसके अपने घर में फ्रीडम फाइटर्स बैठे हों, बलूचिस्तान में जिसकी पतलूनें उतारी जा रही हों, जिस फोर्स को उसकी सरेंडर करने के लिए जाना जाता हो, 93,000 सैनिकों के सरेंडर के लिए जाना जाता हो, उस फौज की इतनी हिमाकत नहीं होनी चाहिए। ये मैसेज भारत को देना है। किस फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा, ये मेरी टेरिटरी नहीं है, ये आपकी टेरिटरी भी नहीं है, ये ना मेरा स्पेशलाइजेशन है ना आपका स्पेशलाइजेशन है। इस काम के लिए लोग बैठे हैं, स्पेशलिस्ट हैं वो इस काम के, उन्हें पता है कब क्या काम करना है, कैसे जवाब देना है, ये मैं उन पर छोड़ती हूँ। लेकिन एक भारतीय होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते और एक ऐसा नागरिक होने के नाते जो जम्मू कश्मीर को अपना सेकंड होम मानता है, क्योंकि उसने बहुत वक्त वहां पर बिताया है, जिसने आज से कुछ घंटे पहले वहां पर नॉर्मलसी देखी है, जो वहां पर मासूम लोगों को बिलखते हुए देख चुका है, वो ये देखना चाहता है कि क्या रिस्पांस रहेगा हमारे गवर्नमेंट का। वो ये देखना चाहता है कि सरकार आखिर किस तरीके से रिएक्ट करती है और सरकार किस तरीके से इसका जवाब देती है। निश्चित तौर पर इस देश का हर नागरिक चाहता है कि सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रही थी कि 2 नेशन थ्योरी का जिक्र मुनीर कर रहे थे और लगातार कई दिनों से वो उस पर बयान भी दे रहे हैं, लेकिन इसके संकेत निकल कर आ रहे हैं। अदिति,
पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, यहां भी जो हमला किया गया है उसमें नाम पूछा गया और नाम पूछकर उनको गोली मारी गई। हालांकि दो विदेशी नागरिक भी हैं, एक इजराइल का है और एक इटली का है, वो भी यहां पर मारे गए हैं, लेकिन चुन चुनकर हमला किया गया है। पहलगांव, जहां की बर्फ देखने के लिए पूरे देश के पर्यटक वहां पर मौजूद हैं, एक उत्साह है और बर्फ देखना वहां हर कोई चाहता है। चुनकर पर्यटन स्थल पर, वो भी पहलगांव पर हमला किया गया और बहुत दिनों बाद एक बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया है। जिस तरीके से हमला किया, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव हुए हैं, वहां पर चुनी हुई सरकार है जिसका जिक्र हिंदुस्तान का हर आदमी करता है। क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस फेलियर है या सरकार बनने के बाद कहीं कोई ऐसी कमी है जिससे यह बड़ा हमला हुआ है? आप देखिए, उनके लिए 24/7 जॉब है। बहुत आसान है मेरे लिए आज यहाँ पर बैठकर मैं बहुत आसानी से कह सकती हूँ फलाना फेल हो गया। जैसे वो इल्तिजा मुफ्ती चिल्ला रही हैं कि यहाँ पर तो सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी प्रेजेंस रहती है, कैसे हो गया। मुझे कहना नहीं चाहिए एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, एक लंबा करियर होने के नाते, लेकिन आप उन जंगलों में जाएंगे ना, जब आप उन जंगलों में जाकर खड़े होंगे जहां हमारे फोर्सेस ऑपरेशन चलाते हैं, जहां उन्होंने बड़ी कैजुअलिटीज देखी है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा ग्राउंड पर। ये एसी रूम्स में बैठकर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बातें करना या ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ ना होना, मैं ऐसी कोई भी हल्की टिप्पणी नहीं करूं। हाँ, मैं अपने सिक्योरिटी एजेंसी से ये उम्मीद करती हूँ कि उनके पास इस तरह की जानकारी आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, लेकिन मैं साथ ही आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें हुई। जेडी वांस भारत में, प्राइम मिनिस्टर सऊदी में, और एक और जो लोकल लेवल पर बदलाव हुआ, वहां पर जो अनंतनाग के एसएसपी हैं, वहां पर उनका चेंज ऑफ गार्ड हुआ, नए एसएसपी ने टेक ओवर किया अभी एक दिन पहले। तो आप समझिए इस बात को, चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल हम और आप उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। तो लोकल लेवल पर एसएसपी बदला, इधर दो हाई प्रोफाइल विजिट्स हैं, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर की सऊदी में विजिट है, दूसरी तरफ जेडी वांस जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पर हैं अपने परिवार के साथ। तो आतंक, आप एक बात को समझे ना, आतंकियों की कोशिश क्या है, आतंकी को क्या करना है, उसे तो पता है मुझे मरना है, वो तो निर्दोष लोगों को मारने निकला है। फोर्सेस जाहिर तौर पर इन आतंकियों का खात्मा कर देंगे, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, जब भी कोई मुझसे कहता है कि बदला होना चाहिए, बदला होना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ साफ फन कुचला जाना चाहिए, क्योंकि आतंकी की लाइफ को आप सिविलियन की लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते। वो उन फैमिलीज के लिए एक इररिपेयरेबल लॉस है, ये एक अपूर्णीय क्षति है उन फैमिलीज के लिए, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। आप इस दर्द को समझिए उनके, और उनकी कोई खता नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ घूमने आए थे, उनके पैसे से इस इकोनॉमी को बूस्ट मिलना था, वो अपने देश में आए हैं भाई, वो किसी विदेश में नहीं गए हैं, उनका हक है अपने देश में घूमने का, क्योंकि उनसे कहा जाता है ये सेफ है, क्योंकि मैंने देखा है ये सेफ है। तो आप इस बात को समझे कि इतने सारे चेंजेस लोकल लेवल पर होते हैं, ऐसे में हम ये सिर्फ पॉइंट आउट करने लगे कि ये जेकेपी का फेलियर है, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये आर्म्ड फोर्सेस का फेलियर है। मुझे लगता है ये सारी बैटल्स एक साथ लड़ी जाती हैं, सब बैटल एक साथ लड़ी जाती है, कोई बैटल अकेले नहीं लड़ता। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ भी लड़ती है, जेकेपी यानी जम्मू कश्मीर पुलिस भी लड़ती है, इंडियन आर्मी भी लड़ती है, गुरेज की तरफ जाएंगे तो बीएसएफ भी लड़ता है। तो आप किसी एक की गलती यहाँ पॉइंट आउट करने, हम आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम, और मैं बिल्कुल भी किसी की गलती निकालने नहीं बैठी हूँ, लेकिन हाँ, इस तरह से आप समझिए ना, जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, वो कुछ सवाल जरूर खड़े करता है, उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए और बिल्कुल मिलेंगे। आई एम श्योर जो एजेंसीज हैं और जो फोर्सेज हैं वो जरूर पहुंचेंगी। और अगर किसी को ये लग रहा है जिसने इन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है वो भूल गया है कि आज ही एलजी का स्टेटमेंट है, मनोज सिन्हा का, एक बात उनकी मैंने देखी है कि उन्होंने जिस आयरन फिस्ट के साथ जम्मू कश्मीर में ऑपरेट किया है, उसे जुड़ी हुई स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जिस आयरन फिस्ट के साथ उन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने ये कहा था कि आतंकियों को मारना फौज का काम है, लेकिन अगर आतंकियों को हमारी जमीन पर सपोर्ट मिलेगा तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जिसके लिए उन्हें ग्राउंड पर कई बार विरोध भी देखने को मिला है उनके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम, मैं अभी थी जम्मू कश्मीर में, लोग मुझे बता रहे थे कि अगर कहीं पर भी लोकल सपोर्ट की बात होती है तो लोग सबसे पहले कहते हैं भाई मैं अपना घर सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, मैं अपने घर को नहीं यहाँ पर बर्बाद कर सकता,
जो अब लोकल है वो डरता है सपोर्ट करने से, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरे खिलाफ एक्शन होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप पकड़े भी गए तो आपको जाने दिया जाएगा या आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। अब किसी का ना तो फ़ोन कॉल वहाँ पर मैटर करता है, ना कोई अप्रोच वहाँ पर मैटर करती है। आपने अगर एक गलती की तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, और वो एक्शन कई फॉर्म में होता है। वो एक्शन आपके पासपोर्ट के तौर पर भी होता है, वो एक्शन आपकी अगर सरकारी नौकरी है, आपके घर में सरकारी नौकरी है, उस पर भी होता है। राइट और रॉन्ग लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप बात करेंगे तो उसका असर देखने को मिल रहा है। और ये हमें समझना है कि ये एक्शन, मैं आपसे कोई हवा में नहीं कह रही हूँ। यहाँ मैं तमाम अधिकारियों से मिल रही हूँ, चाहे वो जेकेपी के हों, चाहे वो फौज से जुड़े हुए लोग हों, अलग-अलग इलाकों में तैनात हैं, पोस्टेड हैं। आप इस बात को मान के चलिए, ये 27 जानें पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली हैं। अब ये किस फॉर्म में होगा, किस तरह से होगा, वो फोर्सेस का काम है, वो डिस्कस करना, वो उसके बारे में डिटेल्स देना, ये मेरा काम नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आंसर नहीं करती। लेकिन पॉइंट ये है, एक तो ये कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की साजिश है पाकिस्तान। अदिति, आपको रोकना चाहता हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पहलगांव से। पहलगांव में आतंकी हमले पर आईटीवी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहला M4 राइफल और AK-47 से यह हमला हुआ है। दूसरा, लश्कर तैयबा के इशारे पर यह हमला किया गया है। और तीसरा, रावलपिंडी में बैठे आतंकवादियों के हैंडलर इसमें शामिल हैं। चौथा, पाकिस्तान से आतंकियों को निर्देश दिए जा रहे थे कि आपको ये हमला करना है, कैसे करना है, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। रावलपिंडी में बैठे लोग आतंकवादियों को हमले दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई बम धमाकों में भी इसी तरह के सीधे संदेश दिए गए थे। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में कश्मीर में आम लोगों पर यह सबसे बड़ा हमला है। 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां की गई, फायरिंग की गई। आतंकवादियों ने 50 राउंड यहां पर फायरिंग की है, पूछ पूछ कर गोलियां चलाई हैं, पर्यटकों पर हमला किया है। करीब 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें एक इजराइल और एक इटली का विदेशी नागरिक शामिल है। आपको बता दें कि भारत सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। गृह मंत्रालय में इसके लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बैठक के बाद अमित शाह सीधे कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में हैं, वहां पर लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। अदिति हमारे साथ मौजूद है और अभिनंदन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे अभिनंदन के पास चलेंगे। अभिनंदन, इस हमले को लेकर क्या जानकारी? नमस्ते। अभी हमें ये पता चल पाया है कि कुछ समय पहले सिक्योरिटी एजेंसीज को LOC के पास M4 राइफल्स और AK-47 की बुलेट्स मिली हैं, जिससे उनको इस पूरे एक्सीडेंट से लिंक किया जा रहा है। अभी एक्सीडेंट जो अटैक हुआ है उसको हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 5 घंटे ही बीते हैं। बट ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन यही कि M4 राइफल्स मिले हैं कुछ वहाँ पे बॉर्डर पे, जिसको सिक्योरिटी एजेंसीज इस अटैक से लिंक कर रही हैं। और उनका अनुमान ये है कि ये जो TRF है वहाँ पे एक द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के से एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली लश्कर का ही पार्ट है, लश्कर का ही दूसरा नाम है, लश्कर तैयबा का। उन्होंने इसका अंजाम दिया है इसको। जी अभिनंदन, हमारे संवाददाता बता रहे कि M4 राइफल मिली हैं, AK-47 की गोलियां वहां पर मिली हैं। इन दोनों का इस्तेमाल किया गया है। रावलपिंडी में बैठे जो हैंडलर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, एक सोची समझी साजिश, जम्मू कश्मीर पहलगांव आतंकी हमले के बाद अब पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। अमित शाह पहुंचने वाले और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंच रहे हैं। आपसे पहले किया था, क्योंकि टेररिस्ट जिस तरह से आप देखें, हमारे फोर्सेस को भी जो कैजुअलिटी हो रहे हैं उसके पीछे M4 राइफल का इस्तेमाल बहुत बड़ी वजह है। क्यों है, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि इसमें एक तो नाइट विजन डिवाइस है, थर्मल इमेजिंग है, प्लस इसमें बाइनोक्यूलर्स है। 3 एडवांटेज के साथ आता है ये डिवाइस। ये जो इक्विपमेंट है ये आतंकियों के हाथ में एक बहुत एडेड एडवांटेज देता है। वो दूर से, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि थर्मल इमेजिंग है, बाइनोक्यूलर्स है, वो आपके फोर्सेस को बहुत दूर से देख लेते हैं। आप जब इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे बता रहे थे, जब मैं डिस्कशन कर रही थी कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, तो मुझे बता रहे थे कि M4 राइफल जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है पाकिस्तानी टेररिस्ट को। और ये M4 राइफल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सीधा ये प्रूव करती है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इन सब के पीछे खड़ी हुई है।
और दूसरी बात जो अभी हम बात कर रहे हैं कि आप देखें पाकिस्तान में मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि सुफैया में जो अटैक हुआ था कठुआ में, वहां पर जहां हमारे जेकेपी के 4 जवान उनकी शहादत हुई थी, वहां पर भी M4 राइफल ही मिली थी। तो ये आपको समझना होगा कि आतंकी जो है उन्हें पाकिस्तानी आर्मी, आप बार-बार रावलपिंडी का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे समझने वाली बात है पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है GHQ है रावलपिंडी में। ये आपने आपके जो सहयोगी थे वो जिक्र कर रहे थे द रेजिस्टेंस फोर्स का। द रेजिस्टेंस फोर्स जब लश्कर को बैन कर दिया गया तो उसके बाद लश्कर ने अपना नाम बदलकर द रेजिस्टेंस फोर्स रख लिया। कश्मीर में ये अलग-अलग नाम से जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अपने आप को कश्मीरी टाइगर बताने लगा, कोई अपने आप को रेजिस्टेंस फोर्स बताने लगा। अब इनके पीछे 2 बातें थी, एक तो ये बैन हो गए तो इनको नाम बदलने की जरूरत महसूस हुई। दूसरा, आप देखें इन्होंने अपने नाम से जो रिलीजियस कनोटेशन होते थे वो सब हटा दिए और एक ऐसे फैंसी नाम लेकर आए कि जिससे जो रिलीजन के साथ, धर्म के साथ जो एसोसिएशन है वो खत्म हो जाए, मतलब कोई इसे सिर्फ धर्म के साथ जोड़कर ना देखे। तो ये सब तमाम इन लोगों की, टेररिस्ट की, ISI की सोची समझी साजिशें रही हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत होता है, लेकिन बार बार एक बात को समझने की जरूरत है। अभी जो कि LG मनोज सिन्हा ने भी कहा, आतंकियों को, उनके सिंपैथाइजर्स को और उन्हें सपोर्ट करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आप कहीं भी छिपे हो, फोर्सेस आप तक पहुंचेंगे और आपको निस्से नाबूद करेंगे। क्योंकि यहां पर, अगर आप थोड़ी देर पहले मुझसे इंटेल नेटवर्क की बात कर रहे थे, आप देखें एक जमाने में कश्मीर कहां खड़ा था, कितनी बड़ी संख्या में टेररिस्ट हुआ करते थे, पथराव। क्योंकि आपने मुझसे वो सवाल पूछा था, बदलाव आप देखिए। आज वो बदलाव में मैं ठगा हुआ सा महसूस कर रही हूँ, लेकिन बदलाव बड़ा देखा है जम्मू कश्मीर ने 2019 के बाद। 2015-16 की तस्वीरें याद कीजिए, पथराव रोज होता, हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद आपको पाकिस्तान का फ्लैग, आपको आईसिस का फ्लैग दिखेगा। कहीं भी फोर्सेस एक्शन लेने के लिए जाते थे, आपको जो फोर्सेस की गाड़ियां होती थी उस पर पथराव दिखेगा, उन्हें ब्लॉक किया जाता था, कितना मुश्किल होता था उनके लिए ऑपरेट करना। और उसके बाद एक दौर देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट इन्होंने चलाया और कश्मीर से टेररिज्म का इन्होंने सफाया किया है। वो बात और है कि 2020 के बाद पाकिस्तान ने जम्मू के फ्रंट का इस्तेमाल करते हुए यहां पर बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने की कोशिश की है और और जो खास तौर पर जम्मू का फ्रंट है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है। उसकी जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको समझिए, पाकिस्तान क्या करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम फसाद हो। ये पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति है, हमारे लिए साजिश है, उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है और वो चाहता है कि भारत में दंगे हों। भारत को इंटरनली आप देखें, जिस तरह से पंजाब में खालिस्तान को, पाकिस्तान की हमेशा K2 साजिश की बात की जाती है, एक है कश्मीर, दूसरा है खालिस्तान। अब बीते सालों में देखें ISI ने खालिस्तानी लिंक्स को रिवाइव किया है और हम लगातार ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं इनके बयान सुनते हैं, इनकी बातें सुनते हैं। आप देखें पुलिस स्टेशंस को अटैक करते हैं। JD वांस का ही स्टेटमेंट है हरप्रीत सिंह को लेकर, जो खालिस्तानी गैंगस्टर है उसको लेकर, कि कैसे भारत में पुलिस स्टेशंस को इसने टारगेट किया है, USA में भी पुलिस स्टेशंस को टारगेट किया है। तो आप ISI से जब आप डील कर रहे हैं तो आप एक ऐसी एजेंसी से डील कर रहे हैं जिसका काम ही है आपको डिस्टेबलाइज करना, आपकी मुश्किलों में इजाफा करना, आपके यहाँ पर कैजुअलिटी देना, ताकि इंटरनली भी भारत पर दबाव आए और इंटरनेशनली भी भारत पर दबाव आए। ये बड़ी बात है। राकेश कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गृह मंत्रालय कवर करते हैं। राकेश, अब क्या अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं? क्या अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं, कश्मीर पहुंच गए हैं? जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसमें किस तरह की चर्चा? राकेश, और आपको बता दें कि आतंकी हमले में मारे गए कर्नाटक में मंजूनाथ, इंडिया न्यूज के पास मंजूनाथ का आखिरी वीडियो भी है। वीडियो में पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं मंजूनाथ। आतंकी हमले में मारे गए कर्नाटक के मंजूनाथ, उनका एक वीडियो जो कि इंडिया न्यूज के पास है। वो वीडियो कर्नाटक के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में घूमने गए थे, पहलगांव की बर्फ देखने गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें नहीं पता था किस तरह की आतंकी घटना हो जाएगी। सुनिए मंजूनाथ को। हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। मैं मंजूनाथ, शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है।
कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकार राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल। मंजूनाथ कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो डल झील में शिकारे में सवारी कर रहे थे और खुद तारीफ कर रहे थे कश्मीर की फिजाओं की। और ये आतंकी जो हमला हुआ इसमें मंजूनाथ भी मारे गए। उनका आखिरी वीडियो इंडिया न्यूज़ के पास है। वो अपनी पत्नी के साथ गए थे। ये वीडियो आप देख सकते हैं। मंजूनाथ वही हैं जो आतंकी हमले में मारे गए हैं। राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, क्या जानकारी? देखिए मनोज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं श्रीनगर पहुंच चुके हैं और इसके बाद उच्च स्तरीय बैठक वहां पर करेंगे, जिसमें आर्मी के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरह से पहलगाम घटना को अंजाम दिया गया। जिस तरह से आईबी इनपुट्स थे और आईबी इनपुट के कारण ही लगातार आप देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में लगातार बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सुरक्षा एजेंसियां चला रही थी, लेकिन पहलगाम को लेकर स्पेसिफिक इनपुट नहीं था। लेकिन जो अभी की बड़ी खबर यह है कि उसमें M4 जो है राइफल का AK-47 राइफल का यूज किया गया है। 4 से 6 आतंकियों की बात सामने आई है। साथ ही साथ जो हैंडलर था वो पाकिस्तान में बैठकर इनको दिशा निर्देश दे रहा था। और ये तमाम चीजों का खुलासा ITV नेटवर्क जो है कर रहा है। कल NIA की टीम भी वहां पर पहुंच रही है जो कि जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में इस नरसंहार के खिलाफ जो गुस्सा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। और मनोज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा जो है, इसमें जिस तरह से आज जो है देर रात तक वो बैठकों का दौर चलेगा, उसके बाद कल सुबह जो है घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं, जहां पर जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है तो उसको वो अपने हॉस्पिटल भी जाएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री से को उन्होंने जब ब्रीफ किया था, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री को ये दिशा निर्देश दिया था कि आप तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना होइए। और उस श्रीनगर रवाना होने से पहले दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होती है और बैठक खत्म करने के बाद जो है वो विमान से सीधे जो है श्रीनगर के लिए निकलते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के LG भी उनके साथ में है। साथ ही साथ केंद्रीय गृह सचिव, IB चीफ साथ में हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है पाकिस्तान परस्त आतंकियों द्वारा, उसको लेकर लगातार जो है उनके द्वारा मंथन किया जा रहा है। लगातार जो जम्मू कश्मीर में जो IB के अधिकारी हैं, साथ ही साथ अन्य जो एजेंसियों के साथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। और ये साफ है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो X पर पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो भी पहलगाम घटना को अंजाम दिया है उससे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। तो आप इसका परिणाम देखिएगा कि इसका एक जो आतंकी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। मनोज। राकेश, अब देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। आपने भी बताया कि IB चीफ उनके साथ मौजूद हैं। लगातार IB इनपुट मिलता रहता है, कश्मीर को लेकर IB इनपुट देता रहता है आपने कहा, लेकिन पहलगाम को लेकर IB इनपुट इस तरीके से नहीं था। अजय जांडल जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी लगातार ये खबरें भेज रहे हैं कि घुसपैठ बढ़ रही है और कई स्थानों पर IED लगाए गए हैं जिन्हें पकड़ा भी गया, डिफ्यूज भी किया गया। जो तमाम सुरक्षा एजेंसी हैं, जो फोर्सेस है, वो काम कर रहे थे। लेकिन पहली बार है जब इतना बड़ा हमला आम लोगों पर, वो भी पर्यटकों पर, यहां पर चिन्हित किया गया पर्यटकों को, और पर्यटकों में भी यह चिन्हित करने की कोशिश की गई है कि हिंदू कौन है। नाम पूछा गया है, उसके बाद गोली मारी गई है। इसके पहले पाकिस्तान के जो मुनीर साहब हैं, सेना अध्यक्ष हैं, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे। ये संकेत निकल कर आ रहे हैं। पाकिस्तान ये भी जानता है कि बांग्लादेश में जो घट रहा है उसको और किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान लगातार वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कश्मीर में घुसकर
पर्यटन स्थल को चिन्हित कर कर उन तमाम पर्यटन स्थल में जो मौजूद लोग हैं उनसे नाम पूछा गया और हिंदू लोगों को चुन चुनकर गोली मारी गई, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। आने वाले समय में जो संकेत है वो क्या कहता है? राकेश। मनोज, जिस तरह से जो हमारे पास एक और बड़ी खबर है जो ITV नेटवर्क के पास है कि जो आतंकी थे वो 1 से 7 तारीख के बीच जो है पूरी तौर पर रेकी किया था। खास तौर पर पर्यटक स्थलों का इन्होंने, कश्मीर के कई पर्यटक स्थलों का इन्होंने रेकी किया है। किस तरह के इनपुट्स थे और इसी के आधार पर जो कश्मीर के विभिन्न इलाकों का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। अब जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उनसे नाम पूछा गया। राकेश, आपको रोकना चाहते हैं। आप बीती पहलगांव में आतंकी हमले के बाद जो घायल हैं उनका दर्द क्या है, एक बार सुनते हैं। आंखों बंद था, खोला नहीं है, बंद होगा। कितने लोग थे? मैं नहीं देखा, वो भागा, फॉरिंग थे ना, वो भाग गया बताए। क्या पहना था उन्होंने? वो देखा नहीं है। अच्छा। बाहर निकला ना, फायरिंग हुआ, आवाज है, वो भाग गया। हाँ, પછી અમે તો દોડ્યા, અમારી પીછે सब लोग भागते रहे અને पीछे फायरिंग हुआ तो यहीं अड़ गया। कितने लोग घायल हो गए? आपके ग्रुप के कितने लोग थे? मैं एक। अच्छा, आप एक थे। हाँ। तो आपको कहाँ गोली लगी है? मेरे इधर। ये गोली लगी हाँ, है। हमें 20 जना है। कहाँ से हैं आप? गुजरात। अच्छा, गुजरात से आप। भावनगर। आपने देखा उनके पास कौन सा वेपन था? बड़ा कोई वेपन था या छोटा सा कोई वेपन था जिससे फायरिंग चली, और कितनी देर तक ये गोली जो है वो चली? मैं हिंदी नहीं हूँ। गए कहीं था आप? कहाँ? पहलगाम से आगे गए थे आप? फॉरेस्ट एरिया में? वो 5 रुपये का टिकट वाला है कि नहीं? अच्छा। हाँ, 5 रुपये टिकट वाला। वो मैदान है ना, वो मैदान में फायरिंग हुआ। अच्छा। हमें क्या जाता, जब फायरिंग हुआ तो भाग गया। तो पैदल चल के गए थे आप? घोड़ों पे? घोड़ा पर गया, पीछे पैदल चल कर आ गया। अच्छा। तो वहीं पे वो जंगलों में निकले, वो आतंकी जंगल में निकला। अच्छा, जंगल में थे। हाँ। देखिए, जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है, पहले जम्मू को डिस्टर्ब किया जा रहा था, अब जो है कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए कैसे देखते हैं इन टेरर इंसिडेंट्स को? देखिए, ये बुजलाना हरकत है इनकी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी अनंतनाग बोल रहा हूँ, तुरंत पहुँचा यहाँ पर। ये हताश इन लोगों के है, ये ज़मीन दोज हो जाएंगे, इनके मौत के घाट उतारे जाएंगे। जैसे पहले इन टेररिस्टों का हुआ हाल, वैसा इनका भी होगा। हमारी आर्मी, हमारी JK पुलिस और हमारे ये लोग जो इस वक्त ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैं इनको सराहना करता हूं जो ट्रीटमेंट यहाँ से मिल रही है। और ऐसे लोगों को जो टूरिस्ट, जिससे हमारी यहाँ पर रोजी चल रही है लोगों की, घोड़े वाले बेचारे, इस दुकानदार हमारे पहलगाम, इन लोगों ने क्या किया? अरे बुज़दिलों और पाकिस्तान की बुज़दिलियत को मैं शर्मनाक कहता हूँ। ये गुंडागर्दी, उनकी जमीन गिर चुकी है और आप ऐसे काम कर रहे हो। नहीं, घायलों को अभी तक यहाँ पे लाया गया है। 4 तो है ही, एक की तो बोलते हैं कि एज पर द रिपोर्ट्स जो आए हमारे पास भी कि एक की डेथ हुई है, ये बाकी 16 भेजा गया। 4 की एक जो कंडीशन, एक जिसका प्लास्टर लगा है उसके सामने फायर हो चुकी है, वो उस वार्ड में है। और हम तुरंत यहाँ पर आए, हमने इनको कहा कि नया कश्मीर का आगाज हुआ, मोदी जी ने किया। ये बुज़दिल की कौम जो बटी है यहाँ पर टेररिज्म के, ये कामयाब नहीं होंगे, ना हो जाए। बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से अब जो जख्मी है उनको लाया जा रहा है और ये फिगर जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ये आतंकी हमला हुआ है ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और इन टूरिस्टों पर हमला करना कहीं ना कहीं ये एक घिनौनी हरकत है जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है उनकी तरफ से, क्योंकि लगातार इस तरह के अटैक्स अब बढ़ने लगे हैं। सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हम इसे कहेंगे। और इंडिया न्यूज पर आपने देखा कि किस तरह से जो जख्मी इस अटैक में हुए उन्होंने हमसे बात की एक्सक्लूसिवली, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि धर्म पूछकर जो है गोली चलाई गई। यानी सबसे पहले यह पूछा गया कि आप हिंदू है कि मुसलमान है, यानी सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स जिसे हम कहते हैं, सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है एक बार फिर से कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर किस तरह से ऑफिशियल्स जो है वो पहुंच रहे हैं और एक एक करके जो इन जख्मियों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि ये फिगर जो है 20 से ऊपर बताया जा रहा है। फिलहाल कई सारे घायलों को जो है अनंतनाग के इस GMC अस्पताल में लाया गया
है, जिनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। आधों को गोलियां बाजू में लगी है, तो कई सारे ऐसे हैं जिनको काफ़ी क्रिटिकल इंजरी हुई है इस हमले में। बताया जा रहा है ये आतंकी जो है 3 से 4 थे, जो कि घने जंगलों में छुपे हुए थे और इनको अब मारने के लिए जो है अब प्रयास चल रहा है। लगातार वहाँ पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से जो है एंटी टेरर ऑपरेशन इस पूरे एरिया में चलाया जा रहा है, क्योंकि घने जंगलों वाला इलाका है जहाँ पर ये आतंकी जो है छुपे हुए थे और इनकी तलाश जो है अब सेना जो है वहाँ पर कर रही है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा अपडेट है, हम एक और घायल को देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये सारे जो टूरिस्ट है जिन पर ये वार किया गया, यहाँ से इस महिला को आप देख सकते हैं। ये महिला जो है आउटसाइडर है और इसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए माँ जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? चिंता मत करो, ठीक है, मेरा बेटा है। आइए 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 आप देखिए यहाँ पर इनको लगी है, यहाँ पर इनको लगी है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हालात जो है काफ़ी कठिन है, क्योंकि इन हालातों में कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी बनता है। और फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, हर एक परेशान है, क्योंकि जीएमसी में हमने कई सारे इंजर्ड से बात भी करना चाही, कुछ ने बात भी की, लेकिन कुछ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालत यहाँ पूरे फिलहाल। हमारे संवाददाता आशिक मीर उस अस्पताल में है जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में मारे गए कर्नाटक के मंजूनाथ जो कि जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इंडिया न्यूज़ के पास मंजूनाथ का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में बता रहे हैं कि कश्मीर कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, और वो डल झील में शिकारे पर मौजूद थे। उनकी पत्नी भी मौजूद थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मंजूनाथ और उनकी पत्नी की है। मंजूनाथ भी जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। आपको बता दें कि मंजूनाथ जब शिकारे में पहुंचे थे उस वक्त का ये वीडियो है। उसके बाद वो पहलगांव पहुंचे और जब वो घुड़सवारी कर रहे थे पहलगांव में, उस वक्त आतंकवादियों ने उनको गोली मार दी। सुनिए मंजूनाथ जब डल झील में मौजूद थे तो उन्होंने क्या कहा। थैंक यू काजल मैम। मैं मंजूनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू। अदिति, मंजूनाथ को हम सुन रहे थे जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो बता रहे थे कि कश्मीर कितना अच्छा है और हम कर्नाटक से कश्मीर घूमने आए और जितना सुना था उससे ज़्यादा अच्छा। ये आखिरी वीडियो मंजूनाथ का। ऐसे करीब 28 लोगों की इस कायराना हमले में मौत हो गई। मैं इनका जो वीडियो देख रही हूँ तो मैं बहुत ही इमोशनल फील कर रही हूँ कि सोचिए आप कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ कितना सेफ लग रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो शिकारा वाला है, ये डल लेक का वीडियो है, श्रीनगर। आप सोचिए श्रीनगर से कितनी उम्मीदें लेकर ये गए होंगे पहलगाम। इन्हें लगा होगा कि बहुत खूबसूरती वहां पर देखने को मिलेगी। पहलगाम दरअसल सिर्फ बर्फ नहीं, मैं समर में भी वहां पर गई हूँ। बहुत खूबसूरत है पहलगाम। मतलब मैं आप जो कश्मीर में टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसमें पहलगाम टॉप 3 में हो। और दूसरा जो एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, एक तो बड़े टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर पहलगाम, और दूसरा पहलगाम अमरनाथ यात्रा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इस बात को आप समझिए कि अमरनाथ यात्रा होनी है अब से कुछ महीनों में, और उससे पहले ये कायराना हरकत, ये कायराना हमला किया गया है। तो पहलगाम एक तरफ टूरिस्ट स्पॉट है, दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा, महादेव की यात्रा से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस कैंप है, और ये टेरराइज करने की कोशिश है। आप सोचें 27 जान गई हैं, उसके बाद ये खुली चुनौती है कि तुम करके दिखाओ, तुम पहलगाम यात्रा ऑर्गेनाइज करके तुम अमरनाथ यात्रा ऑर्गेनाइज करके दिखाओ। ये एक ओपन चैलेंज है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि ये अटैक सिर्फ पहलगाम में हुआ एक अटैक भर नहीं, ये भारत पर अटैक है, खुली चुनौती है कि हमने ये किया है, अब तुम में हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ, तुम में हिम्मत है तो हमें कुचल के दिखाओ, तुम में हिम्मत है तो हमें निस्ते नाबूद करके दिखाओ। ये ओपन चैलेंज है इंडिया की मिलिट्री माइट को, ये ओपन चैलेंज है इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप को, और ये ओपन चैलेंज है इंडियन सिविलियंस को भी, इंडियन नेशनल्स को भी।
कि अब उन्हें भी एक रिजॉल्व दिखाना है। मैं जम्मू कश्मीर जाती हूँ अक्सर मनोज, और वहां पर मैं एक बात लोगों की सुनती हूँ कि हर बार भागना क्यों पड़ता है, हर बार अपनी जगह छोड़नी क्यों पड़ती है। थोड़ी देर पहले आपने बंगाल का जिक्र किया था, उस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जम्मू कश्मीर जब जब जाती हूँ, खासतौर पर कश्मीर जब जब जाती हूँ, मैं सिखों के गांव में जाती हूँ, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं मुझे, कब तक भागेंगे, कब तक। इनका सामना करना पड़ता है, इनसे लड़ना पड़ता है, इन्हें हराना पड़ता है। और भारत आज उसी पड़ाव पर खड़ा है जहां पर इन्हें हराना है, जहां इनके फन कुचल देने हैं और इस तरह से निमटिया मेट कर देना है कि कभी खड़े ना होने पाए। अदिति मैं आपको रोकना चाहता हूं, एक चश्मदीद का बयान आ गया है, पहलगांव आतंकी हमले की चश्मदीद। पल्लवी का बयान आया है कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता देना। आतंकियों ने मुझे छोड़ा और कहा कि जाकर मोदी को बता देना। इस सैर ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। गोलियां चलाने वाले ने कहा कि जाओ, तुम्हें नहीं मारता, जाकर मोदी को बता देना। पल्लवी जो कि पत्नी है मंजूनाथ की और बेटे के साथ वो शिवमोगा घूमने गई थी। पल्लवी ने कहा है कि दोपहर का लगभग 1:30 बजे था जब हम आराम से घूम रहे थे पहलगांव में, अचानक वहां पर गोलियां चली और मैंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने जमीन पर गिरते देखा। अदिति हमारे साथ मौजूद है। अदिति, जो कि मंजूनाथ हैं जिनकी इस हमले में मौत हो चुकी है, उनकी पत्नी ने ये बताया कि आतंकवादियों ने गोली चलाई, आतंकवादियों ने कहा कि तुम्हारे पति को मार दिया है, तुम्हें नहीं मारते, तुम्हें छोड़ देते हैं, जाकर मोदी को बता देना। ये संकेत क्या? मैं एग्जैक्टली आपसे यही कह रही थी ना, ये खुली ललकार है, वो आपको चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तुम्हें आके मारेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। अभी आप जिन पल्लवी जी का जिक्र कर रहे हैं, इनका दरअसल एक और वीडियो है, जिसमें ये एक और महिला के साथ है, इनका बच्चा घूम रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहां जाए। वो वीडियो आप देखेंगे, बहुत वायरल हो रहा है वो वीडियो। हालांकि जिस व्यक्ति ने वो वीडियो शूट किया, मुझे लगता है पुलिस को उससे भी एक बार पूछताछ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह से लाशें बिखरी हों, लोगों की बॉडीज इधर उधर हों, तो वीडियो नहीं बनाया करते, उनकी मदद करने की कोशिश की जाती है। आप एक और वीडियो, उसमें बहुत ही बदहवास सी परेशान अपने बेटे के साथ भटकते हुए दिखाई देती हैं। और एक और महिला है जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है, हाथ में उन्होंने चूड़ा पहना हुआ है और वो भी अपने पति को खो देती हैं। और वो ये वो चेहरे हैं जो इस समय इस हमले की तस्वीर बन गए। ये भारत की तस्वीर है, चाहे वो पल्लवी जी हो, चाहे वो दूसरी महिला हो जिनकी अभी अभी शादी हुई, अपने पति के साथ वो गई, हाथ में चूड़ा है, अपनी पति की डेड बॉडी पर वो विलाप कर रही हैं। आप उन तस्वीरों को देखें तो आपको झकझोर देने वाली तस्वीर है। आपको हैवान होना होगा, आप हैवान होंगे, दरिंदे होंगे, तभी आप ऐसे लोगों को मार सकते हैं। और ये जो मैं आपसे पहले कहना चाह रही थी, आप समझें पाकिस्तान क्यों ये सब कर रहा है। एक तो वो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, और दूसरा जो उसके घर में उसकी पिटाई हो रही है, जो बलोच उसकी सेना को मार रहे हैं, जिसने अपने सैनिकों की शहादत को ऑन नहीं किया, वो देश है पाकिस्तान। बलोच आर्मी ने उसके 250 से ज्यादा सैनिक मार दिए। जिस फौज ने अपने शहीदों को ऑन नहीं किया था, हम उस फौज से टकरा रहे हैं। ना उसके पास वैल्यूज है, ना उसके पास प्राइड है, क्योंकि प्राइड होता तो 93,000 सैनिकों की पतलूनें उतरवाने के बाद, ये कोई मैं मजाक में नहीं कह रही, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। जब भारत के सामने उन्होंने सरेंडर किया तो बकायदा उनकी पतलूनें उतरवाई गई थी। एक ऐसी आर्मी जिसमें ना प्राइड है, और वो उसका जनरल जो कि खुद को हाफिज कुरान कहता है, जिसे मैं मुल्ला मुनीर कहती हूँ, और मेरे जैसे कई लोग हैं जिसे मुल्ला मुनीर कहते हैं, वो आकर ये कहता है कि पाकिस्तान की तो शौर्य गाथा है, 93,000 सैनिकों का सरेंडर झेलने वाली, बलोच फाइटर्स के हाथों पिटने वाली सेना की शौर्य गाथा है। पाकिस्तान एक मिसाल है दुनिया भर के लिए। भाई कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान अपने घर में घिरा हुआ है, तालिबानियों से पिट रहा है, बलूच से पिट रहा है, वहां पर खाने को रोटी नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, आर्थिक तौर पर लगातार वो एक बड़ी शक्ति बन रहा है, और शायद यही कारण है कि वो पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा। इसलिए पाकिस्तान इस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है, हमले कर रहा है और खुली चेतावनी भी दे रहा है। और इस चेतावनी को, पाकिस्तान की इस चेतावनी को भारत ने और देश के प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और कहा है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिसने भी यह हमला की है उसे भुगतना पड़ेगा। फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और खबरों की और इस बड़े हमले के इनपुट की। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।